अस्सलाम वालेकुम। रिज़ल्ट से पहले आखिरी लेक्चर है जी। अल्लाह आप ख़वातीनो हज़रात को जिन्होंने पर्चे दिए हैं कामयाब करें। और अब हम वेंसडे को मिलेंगे इंशाअल्लाह आफ्टर रिज़ल्ट लेक्चर 30 में, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन कोई कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप? भाई मैंने आपसे एक अर्ज़ की, शायद आपसे नहीं की, शुरू वाले बच्चों को बंदा ज़्यादा कर रहा होता है, ख़ासकर FR1 वालों को। जब आपके मार्क्स 44-45 के करीब पहुंच जाते हैं ना, तो आई कैप भी आपके पेपर को बड़ी तसल्ली से बार बार चेक करता है। इसलिए नहीं कि इसको और नीचे ले जाएं, इसलिए कि किसी भी तरह से ये ऊपर चले जाएं, किसी भी तरह से इनको पास कर लें। अब जाहिर है जो लिखा होगा नंबर तो उसी के मिलेंगे ना, तो बहुत कोशिश की जाती है कहीं से कोई नंबर मिलता हो, कोई गुंजाइश निकलती हो तो इनको बढ़ा दें। तो जो बच्चे 47-48 वाले आते हैं ना मेरे पास, कहते हैं सर 2 नंबर ही दे देता, आई कैप 2 नंबर से फेल हुए। तो कीप इन माइंड कि वो 50 से 47-48 पे नहीं आए होते, वो 42-3 से उठ के 47-8 तक आए होते हैं। ज़ोर उन्होंने सारा लगा लिया होता है। पूरी कोशिश आई कैप करता है कि आपको पास करें। इसलिए चेकिंग के लिए कोई मार्क्स ही काउंट करने हैं तो वो बहुत तसल्ली से करते हैं, वो रीचेक में, और पेपर तो आपको दिखाते नहीं। तो इसलिए वो भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। बस अगर कोई खुदा ना खास्ता 4 वाली सीरीज़ का कोई नंबर आ जाए, अल्लाह करे ना ही आए, नंबर ना ही आए आपके, अल्लाह करे आपके नंबर ही ना आए तो अगर आपके कोई नंबर इस तरह से आ जाते हैं तो फिर फौरी तौर पे बैठ के अपनी गलतियों को पहचानना है। बाकी मैंने पिछली क्लास में भी अर्ज़ किया कि देखो बेटा, ये एक फजूल सी एक पता नहीं सोच डेवलप कर लिया आजकल के स्टूडेंट्स ने, नहीं, ओवरऑल हमने मिन हैसुल कौम ये मुसीबत ऐसे बना ली है कि जैसे ज़िंदगी का एंड हो जाता है, रिज़ल्ट आ गया, फेल हो गया अगर, तो भाई CA के अंदर मेरे भी पेपर 2-3 बार ऐसा हुआ था कि फेल हो जाते थे। ज़रूरत क्या है, उसको देखो कि क्या मसला है और अगली बार में उसको पास कर लो, साथ में ला लो अगले पेपर्स के। लेकिन डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं या कर जाते हैं बच्चे, जो कि बिल्कुल भी समझ से बाहर है। हालांकि टेंशन तो इस चीज़ की होनी चाहिए कि मरेंगे तो उसके बाद दूसरी अटैम्प्ट भी नहीं है। इस पेपर में फेल हो गए तो फिर तो अटैम्प्ट भी मिल सकती है। तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। बाकी इंशाल्लाह सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह आपको कामयाब ही करेंगे। आपने मेहनत की है, अल्लाह उसका फल ज़रूर देंगे। लेकिन दुआ कबूल होने की 3 सूरतें होती हैं। मैंने CMA क्लास में मैं अर्ज़ कर रहा था, शायद कोई बच्चे रिपीट भी हो रहे हों, ठीक है, कि दुआ कबूल होने की 3 सूरतें हैं। या वही चीज़ बेआईन ही वही चीज़ मिल जाए, या आपको उससे बेहतर मुतबादिल अल्लाह दें। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता हमारे लिए बेहतर क्या है, या फिर अल्लाह उसको आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ले। और जब क़यामत में उस का अजर मिलेगा ना, तो इंसान कहेगा कि कोई दुआ भी कबूल ना होती। तो इसलिए सब्र के साथ जो पास हो उस पर शुक्र, जो ना हो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो उस पर सब्र करें और अपनी गलती को तलाशें। आई कैप बिल्कुल इस जहन से नहीं पर्चे चेक करता बच्चों के, भाई मोबाइल वाले, कि आपको फेल करना चाहते हैं, वो पास करना ही चाहते हैं आपको। ये सिर्फ मिथ्स बनी हुई हैं, मेरे जैसे नलायकों ने बनाई हुई हैं, जिनसे अपने से कुछ होता नहीं है, तो वो कहते हैं आई कैप पास नहीं करता, पर्चे फेंकते हैं, जो टेबल पे रुक गए वो पास, जो नीचे गिर गए वो फेल। ऐसा कोई कोटा है आई कैप? कोई कोटा नहीं है, नथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अपनी गलती तलाशनी है। अव्वल तो इंशाल्लाह मौका ही नहीं मिलेगा, अल्लाह आपको पास ही कर देंगे, ठीक है। 612 सफ़े पे तशरीफ़ लाएं जी। आज आइए 41 तो ख़त्म कर लेना। कल हमने बात शुरू की थी, चुप करो, 50 से नीचे हो जाएगा इंशाल्लाह, 50 से ऊपर टेंशन थी जी। बेटा ये तो एक मुअम्मा है। मेरे बेटा आर्टिकल्स के अंदर 19-20 पर्चे थे ना हमारे, इस अब 21 चल रहे हैं ना, ये कभी 19 कभी 21 कभी ये चेंज होते रहते हैं। दो को वो फ़र्क यही होता है, दो नू वखरा करता कभी दो नू, वो इस तरह से काम चल रहा होता है। तो मैं 19 पर्चे पास हो गए थे, मेरे आर्टिकल्स ख़त्म हुए थे तो एक पर्चा रह गया था, वो फिर आर्टिकल्स के बाद पास हुआ था। तो आर्टिकल्स के दौरान आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए, वो ऑन टाइम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने फ़ारिग तो आर्टिकल्स करके ही होना है, तो उसके दौरान आपका पास होना चाहिए। अब उसमें कब कब कहाँ कहाँ चोटें लगीं, वो चोट मैं बताना मुनासिब समझता नहीं, वो इररेलेवेंट हो जाता है। चोट खा के वो चोट में ही रह जाते और आर्टिकल ख़त्म होते तो कैफ का कैफ ही यानी हमारा सी एंटर होता था, वही रह जाता, वो प्रॉब्लम था।
तो पेपर दिए, 4 दिए, 2 हुए, 2 रह गए, कोई नहीं अगली बार 2 दे दिए, वो रह गए थे, 3 से पहले जा नहीं सकते थे मॉड्यूल एफ में, ये मेरे साथ हुआ। फिर वो 2 दिए, वो निकल गए, उसके बाद मॉड्यूल एफ के पेपर दिए, मतलब मॉड्यूल एफ के पेपर, वो 6-6 महीने बाद पेपर हो रहे होते हैं, जाहिर है, पहले 1.5 साल के बाद। मॉड्यूल एफ के पेपर दिए, उसमें पास हुए, 2 रह गए, फिर उसके बाद एंड पे दिए तो 1 फिर भी रह जाता है, हो जाता है, अगली बार चलता रहता है, खैर है। ड्यूरिंग आर्टिकल्स पास होना चाहिए। अब ये सारी बातें तुम रिकॉर्डिंग में, मैं कितना नलायक उस्ताद है। बड़े बड़े लायक लोग होते हैं यार, पहली अटेम्प्ट में पास करते हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, पास हो जाओ ठीक है। जब भी कभी नहीं हुआ तो उसमें ना तो आईकेप का कसूर रहा, ना मेरी कोई कमज़ोरी थी। हड हरामी होती है, तवज्जो नहीं देनी, जो काम करना है जिस टाइम पे करना है उस टाइम पे नहीं करना, तो रिज़ल्ट तो फिर ऑपोजिट आएगा। बिल्कुल एवरेज आदमी मेहनती हो, कमिटेड हो, बिल्कुल अटैम्प्ट बगैर पास कर सकता है ना। रोले ही बड़े होने साड़ी दुनिया च हैं जी, फिरना भी है, टुरना भी है, सारे काम हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं ही, ठीक है। तो अगर बंदा थोड़ा सा ऐसे करे तो बस उनका स्टाइपेंड बढ़ जाता है, रहते फॉर्म में ही है। नहीं, जब तक आर्टिकल्स पूरे नहीं होंगे आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, मैंडेटरी है। बस आपके उस टाइम के अंदर आपका स्टाइपेंड ऐसे ऊपर चला जाता है, अच्छी अर्निंग होने लग जाती है, ठीक है। चले ना, अगर R1 रह गया खुदा ना खास्ता तो आप फिर R1 देंगे वापस जाकर, वो आईकेप से पूछ लेना ईमेल करके। जी हमने कल बात की थी बेटा, मैंने वैसे भी आज 1-10 तक पढ़ाना है, प्लीज़, ठीक है, लिटरली अब पढ़ लें प्लीज़। आपका रिज़ल्ट बेटा, आपका रिज़ल्ट है, मेरा थोड़ा ही है, वैसे तो मेरा भी है, लेकिन मेरा पार्शियल रिज़ल्ट ना पेपर के दिन आ चुका हुआ है, ठीक है। आगे आपका रिज़ल्ट है, तो बस इस वजह से मेरा है कि मेरे बच्चों का रिज़ल्ट है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी तो मेरा पास फेल नहीं है, हाँ मेरे बच्चों का पास फेल है। तो ज़रा पढ़ लें प्लीज़, ये ख़त्म कर लें, क्योंकि ये काम आज नहीं करेंगे ना तो कल ये करना ही पड़ेगा। ये जो काम करने वाले हैं ये किए बिना नहीं जान छूटनी, इसलिए तो छुट्टी ना करने की कोशिश करते हैं कि छुट्टी कर भी लें तो क्या होगा, वो काम तो फिर भी करना ही है, वो माफ़ थोड़ा ही हो जाना है। तो इसलिए प्लीज़ ये टाइम है 1 घंटा और 10 मिनट, अब कोई भी गड़बड़ ना करे, ठीक है, बिल्कुल तवज्जो से पढ़ें, अब मैं भी कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा जी, हमने कल ये बात की थी कि जो आपका फेयर वैल्यू गेन आता है ईयर एंड पर बायोलॉजिकल एसिड्स पर, वो गेन 2 वजूहात की बिना पर होता है। महंगाई बढ़ी, दूसरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, यानी कि चेंज हुई आपके बायोलॉजिकल एसिड में, ठीक है। तो ये गेन जब तक वो खुद मुंह से कह ना दे आपने अलग अलग करके निकालना नहीं है, लेकिन जब वो रिक्वायर कर ले प्राइस और फिजिकल चेंज अलग अलग कैलकुलेट करो तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो फिर हमने सीखा था इस सवाल के अंदर कि क्या करेंगे, हम पहले एज सेम रख लेंगे और डेट को बदलेंगे, वक्त बदलेंगे, जज्बात नहीं बदलेंगे, ठीक है। वक्त बदला, जज्बात नहीं बदले, एज नहीं बदली। अब जो कीमत का फ़र्क है, जब एज सेम रख के आपने सिर्फ वक्त बदला है तो रेट, ये जो प्राइस चेंज हुई है, तो ये जो फेयर वैल्यू में चेंज आया था किस वजह से, महंगाई की वजह से। वो पिछले साल में जो चीज़ आपको 250 की मिल रही थी वही चीज़ इस साल 300 की मिल रही है, तो इसमें आपका क्या कमाल है, ये तो महंगाई है। तो ये प्राइस की वजह से गेन आया, ठीक है। और दूसरा, अपडेट सेम रख के आप अब जाएं और जाके अपने बकरे को, यहाँ पे आपने क्या किया था, मंडी में गए थे, अपना बकरा नहीं साथ लेके गए, वहाँ पे जाके आपने उसी बंदे को कहा था, ओ भाई क्या हाल है, ठीक है, पहचाना मुझे, हैं, लास्ट टाइम मैंने आपसे बकरा लिया था, आपने 250 रुपये का दिया था, वही वाला बकरा सेम उसी का भाई लग रहा है मुझे, हाँ बिल्कुल जी उसी का भाई है, वही, इनकी माँ भी एक ही है, सब कुछ शक्ल वक्ल अक्ल सब कुछ वैसा ही था, सब सेम था। तो आपने कहा, मैंने कहा भाई 250 का ही मिलेगा कैसी बातें कर रहे हैं सर, 300 रुपये का मिलेगा। अब आप अपना बकरा साथ लेकर नहीं गए थे, ठीक है। अब आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये महंगाई होगी है, क्या करें, ठीक है। तो उसके बाद आप घर गए और घर से जाकर आप अपना बकरा लेके मंडी में आए और आपने कहा मेरे इस बकरे की कीमत क्या है, अगलों ने कहा 320। तो आपने कहा इसका मतलब इस बकरे की 1 साल उम्र जो बढ़ी है, उस उम्र के बढ़ने में, वज़न के बढ़ने में, क्वालिटी के बढ़ने में मेरी मेहनत का असर है ये, कि ये बकरा 20 रुपये, तो इसको क्या कहते हैं जी, 20 रुपये की वैल्यू बढ़ा गया, ये क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इसको हमने तोड़ना सीखा था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ओके। 5, क्वेश्चन नंबर 5 अब करते हैं, तफसीली सवाल है, ठीक है। इसके अंदर सब चीज़ें थी, इसलिए ये
फाइनल सवाल समझिए यही है, प्राइस एंड फिजिकल जो अलग अलग करना है, इससे बड़ा, इससे कम्प्रिहेंसिव सवाल कोई नहीं है। और ये दरअसल स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल है, जो IFRS है ना, IS 41 के एग्जाम्पल्स के अंदर ये एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, अच्छी एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। कैलकुलेट करें गेन लॉस सेपरेटली, कैलकुलेट करें गेन लॉस सेपरेटली रिलेटिंग टू प्राइस एंड फिजिकल चेंज। ठीक है जी, कर लेते हैं। 31 दिसंबर X1, अ हर्ड ऑफ 10 2-year-old, समझ आई, 10 2-year-old, 10 हैं जानवर, 2 साल की उम्र है, वॉज हेल्ड एट 31 दिसंबर, ये क्या है मतलब ओपनिंग में पड़े हैं, तो ये 10 क्या हैं, ओपनिंग में पड़े हैं हमारे पास 10 जानवर। 1 एनिमल एज्ड 2.5 years, ये क्या है जी, वॉज परचेज्ड, ये क्या है जी, परचेज हो गया। काम वही है, बस मसला क्या है, पहले हमने जिसको सीखा था गेन इकट्ठा निकालना, वो अलग अलग करना है। ऑन 1 जुलाई X1, अच्छा ठीक है, ये खरीदा है फॉर 108 एंड 1 एनिमल, और इसी दिन एक नया एनिमल बॉर्न भी हुआ, तो ये क्या है, न्यू बॉर्न। तो एडिशन तो दोनों ही है, ये पढ़े थे, ये भी एडिशन है पैसे दे के, और ये भी एडिशन है मुफ्त में, ये गेन आते साथ ही गेन, और इसने आते साथ ही लॉस। ओके नेक्स्ट, नो एनिमल्स वर सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड, पर यूनिट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वर एज फॉलोज। अब बेतहाशा आगे कहानी चल रही है, ठीक ठाक मामलात बिगड़े हुए हैं, ठीक है। अब रेकन्सिलिएशन तो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले कैटेगरीज कितनी है हमारे पास जिनको हमने देखना है। कल मैंने जो चौथा सवाल कराया था, घर जाके दोबारा किया था, उसमें सिर्फ क्या था, ओपनिंग में पढ़े थे, तो हमने वो वर्किंग कि जब डेट सेम रख के, नहीं सॉरी, डेट बदल के एज सेम रखी थी, प्राइस चेंज, और फिर एज बढ़ा दी थी और डेट सेम रही थी फिजिकल, वो सिर्फ ओपनिंग बायोलॉजिकल एसिड्स के लिए हमने की थी। क्या आज सिर्फ ओपनिंग के लिए करेंगे? सोचें कितनी कैटेगरीज हैं आज हमारे पास। एक ओपनिंग है, इन 10 के बारे में जो ओपनिंग में पड़े हैं, दूसरा ये जो एक खरीदा, और तीसरा ये जो एक न्यूबॉर्न हुआ। तो इसका मतलब हमें वो वर्किंग जो हमने कल की थी आज करनी है 3 बार, ठीक है। तो रेकन्सिलिएशन ओपन कर लेते हैं। वैसे ओपनिंग परचेज मैं तो कहता हूँ आप एंड पे बनाएगा, मैंने एक छोटा सा चेंज भी करना होगा, ठीक है, लेकिन पहले यही काम कर लेते हैं, आसान है। एक बार अगर हमने ये काम कर लिया ना, बड़ा आसान हो जाएगा। वो जो प्राइस और फिजिकल निकालना था, याद है, ये तीनों के लिए करना है। जैसे मैं आपको ओपनिंग के लिए करके देता हूँ, वो मैंने पहले भी किया था ना। तो वर्किंग नंबर 1, ये किसके लिए मैं कर रहा हूँ जी, ओपनिंग के लिए, ठीक है। प्राइस और फिजिकल अलग अलग करना है, ओके। अब डेट, ओपनिंग डेट लिखो, डेट 1 जनवरी X1, ठीक है जी। इस पर एज 2 years, और इस दिन was held, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी ऑलरेडी कॉस्ट से लेस कर दी है। क्या ये ठीक है? अगर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसके ऊपर रखा हुआ स्केल के, क्या मैं 1 जनवरी X1 पर 2 साल की उम्र वाले जानवर की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 100 लूं तो ठीक है? ये सही है ना? वही लिखा हुआ देख लो, 1 जनवरी X1 2 साला जानवर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। ये उसने ऊपर लिख दिया है कि पर यूनिट, यानी कि पर एनिमल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। तो ये क्या है हमारे पास, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। तो यहां पर 100 लिख सकता हूं। अब ये 100। अब नेक्स्ट काम क्या करना था, इसको चेंज करें, महंगाई देखें ना। तो 31 दिसंबर X1 पर 2 साल वाला ही जानवर कितने का हो गया? अब ये ढूंढते हैं कहीं से जाके, ये न्यू बॉर्न है, ये 2.5 साल वाला है, ये मुझे क्या चाहिए, 31 दिसंबर पर 2 साल वाला आ गया, नहीं न्यू बॉर्न है, ये 0.5 है, ये अब डेटा ज़्यादा था, समझ आई। तो 31 दिसंबर X1 2 साल
लाइफ वाला एक जानवर 105 का हो गया। अब एज तो नहीं बदली, तो ये 5 रुपए क्यों आए? तो ये प्राइस चेंज है। मैं अभी आज प्राइस लिख रहा हूं, पर्चे में लिखने की जरूरत भी नहीं है, 5 ही लिख लेना सिर्फ, ठीक है ना, बस 5 लिख देना, आपको पता है ये प्राइस है, ठीक है। अगला काम आप क्या करें, डेट तो अब सेम ही रहेगी, पहले ही डेट यहाँ पे आ गई। अब अपने जानवर को घर से खोल के लाएंगे और कहेंगे ये जो अब 1 साल बढ़ा है जरा चेक तो करें कितनी बरकत पड़ी। अब मुझे 31 दिसंबर x1 पे 3 साल वाला चाहिए। ओ 120, मेहनतें हमने ज्यादा की हैं लगता है इधर, है ना, 120। तो ये क्या है 15। ये किस वजह से है? ये हमारी मेहनत की वजह से और अल्लाह के फजल से है। हमारी मेहनत सिर्फ अकेली काफ़ी नहीं होती, अल्लाह का फजल भी ज़रूरी होता है। तो दुआ करते रहें जी। बस अब वर्किंग के अंदर कर लेंगे। सिर्फ ओपनिंग की अगर बात करें, क्या ख्याल है, स्टेप बाय स्टेप ना चलूं? ओपनिंग, परचेज, न्यू बॉर्न, ये 3 लाइनें छोड़ दें। सिर्फ ओपनिंग लिख के ना नीचे 3 लाइनें छोड़कर, कल वाला सवाल, असल में पिक्चर मेरे पास नहीं है ना, कल वाले सवाल में क्या था, ओपनिंग लिखा था हमने, उसके बाद मैंने क्या हेडिंग दी थी, परचेज तो था ही नहीं, पीएनएल, पीएनएल के नीचे फिर लिखा था प्राइस फिजिकल, ठीक है। अब मैंने ओपनिंग लिख कर नीचे 3 लाइनें छोड़नी, मेरे पास और चीजें भी है ना, और प्राइस फिजिकल मैं इसका यहीं पे ही कर देता हूं, लेकिन आपने घर पे कॉन्टिन्यूटी में करना है, मेरा मशवरा है, मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूं, ओके। रिकंसिलिएशन हम बनाएंगे, रिकंसिलिएशन में 1 जनवरी x1 पे मेरे पास ओपनिंग में जानवर पड़े हैं, ठीक है, कितने हैं 10, 2 साल की लाइफ है इनकी, 2 ईयर्स वाले, ठीक है, 10 हैं, तो 10 एनिमल्स हैं इनटू ₹100, कितना बना 1000, ओके 1000। आपने, क्योंकि अगर साथ साथ नोट करना है, अगर रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ नोट अगर करना है तो आपने तकरीबन 3 लाइनें छोड़ देनी, ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर क्या हेडिंग देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी ना आपने आइडियली 1 लाइन छोड़नी है, क्यों मैं बताऊंगा बाद में इंशाल्लाह, ओके। किसी वजह से कह रहा हूं, एक छोटा सा चेंज एंड पे करना है ना, ठीक है, फिलहाल तरतीब से चलाऊंगा। अच्छा, ओपनिंग में आना है, उसके बाद 30 जून 2000 x1 पर यहां पे क्या आएगा, परचेज्ड 2.5 ईयर्स वाला, बाद में देखते हैं, वैल्यू लिख लेंगे, और साथ ही 30 जून 2000 पर न्यू बॉर्न, ऐसे ही करते थे ना हम, और ये इस दिन 0 ईयर्स का होगा। तो भाई याद है, एक मैंने एक्स्ट्रा छुड़वाई थी वैसे ही आपसे। अब इसके बाद हम क्या करते होते थे, ये करने के बाद एंड पे क्या करते होते थे, पहली पुरानी बात, मेहनती याद करो या और को सवाल करो, क्लोजिंग निकालते थे और बैलेंसिंग आ जाता था पीएनएल। लेकिन जब प्राइस फिजिकल अलग करना हो तो ये काम नहीं हो सकता, हमें क्या करना है, पीएनएल पहले निकालना है। अब ये 3 है ना अलग अलग, तो कल तो सिर्फ ओपनिंग था तो हमने प्राइस फिजिकल लिख लिया, आज ओपनिंग के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, न्यू बॉर्न के लिए अलग, ठीक है, और सही है, चले। अच्छा, ओपनिंग की वर्किंग तो हुई पड़ी है ना, तो बोलो। तो जब 3 का करना है तो ऐसे ही तरतीब में नहीं जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, यहां ना छोड़ें। प्राइस, यही हेडिंग दी थी ना, प्राइस की आज हेडिंग क्यों दे रहा हूं, मुझे ओपनिंग, परचेज और न्यू बॉर्न 3 देखने पड़ेंगे ना, फिर उसके बाद फिजिकल। हाँ, यहां पे 1 लाइन छोड़िएगा, अगर साथ साथ नोट करना है, आई वुड सजेस्ट कि ना ही करें, मैं 2 मिनट दे दूंगा एंड पे, बट ये ज़रा क्रिटिकल काम है, ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है ना। 1 लाइन आपने यहाँ पे खाली छोड़ देनी है, उसके बाद ऐसे ही ओपनिंग, परचेज और न्यू बॉर्न, तो इनका टोटल आएगा, उसके बाद क्लोजिंग आ जाएगा यहाँ पर। और वो हमने क्या निकालना होता है जी, यहाँ पर इस तरीके में हम जो सवाल करते हैं, तो सॉरी 31 दिसंबर है, हम इस तरीके से सवाल करते हैं तो क्लोजिंग हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग निकालते हैं। 31 दिसंबर x1 पे क्लोजिंग हम निकाल लेंगे, बैलेंसिंग, ओके डन। ये जनाब तरतीब है, फॉर्मेट ये रखना है हमने। अब 1 बाय 1 देखते जाएं।
ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं अच्छा क्या है आप जरा देख लें, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिजिकल में बस एक लाइन छोड़ी हुई है हमने। नाउ हाँ, ओपनिंग का तो हो गया जी। कल वाला सवाल तरतीब वही रख रहा हूं, ओपनिंग 1000। अब प्राइस चेंज बोले जी, प्राइस चेंज कितने हैं? 10 हैं, 10 हैं, 10। और प्राइस का चेंज कितना है? 5 रुपए। बताओ जी, 50। फिर पहली लाइन छोड़ देनी, ठीक है। उसके बाद ये 10 ही है ना, 10। फिजिकल चेंज 15। समझ आई बात की? 150। अच्छा, मेरे ख्याल में ना अगर आपने ये लाइन छोड़ दी है तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। इसको नोट करें और ज़रा साथ साथ करें, ऐसे बाद में फिर मैंने टाइम देना कोई नहीं, उस वक्त मैंने मुकर जाना है, फिर आप नोट ही करोगे, समझोगे क्या? तो जल्दी करें। समझ आ गई है? ये 3 लिखने के बाद P&L में क्या जाना है? गेन या लॉस जाना है, तो उसको प्राइस और फिजिकल में तोड़ना है ना। तो P&L के नीचे हेडिंग दो प्राइस, फिर 3 लाइनें, फिर फिजिकल, एक लाइन छोड़कर फिर 3 लाइनें यूज करनी है और क्लोजिंग बैलेंसिंग। ठीक है, वो लाइन क्यों छोड़ी है वो एंड पे बताऊंगा। शेती करें, यू आर नॉट करिंग। अब याद ना रह रहा हो शायद, परेशान हो रहे हो, ये लिख भी देता हूँ मैं। चले आप भी ऐसे ही करिएगा। प्राइस में ओपनिंग वालों को देख रहा हूँ मैं, ऐसे मिक्स ना कर जाए। प्राइस के लिए क्या चीज़ जी? ओपनिंग वाले हैं जी। क्या था, क्या किया था हमने? हाँ, 10 पहले 10 जानवर थे, ओपनिंग में 10 जानवर पड़े हैं और प्राइस की वजह से 5 रुपए का चेंज आया, तो इनटू 10 करें, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50 आ गया। ओके जी। उसके बाद यही ओपनिंग दोबारा लिखा जी। जानवर तो 10 ही हैं लेकिन फिजिकल चेंज है 15। ठीक है, तो इनका टोटल क्या बन गया? 150। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, अपने हिसाब से थोड़ा चेंज किया। ठीक है ना, ताकि आपको आगे आसानी रहे। अब आगे आपने फिर परचेज के लिए ऐसी वर्किंग करनी है, फिर उसको ऐसे यहाँ पे देखना है, परचेज एक हुआ, प्राइस का इतना चेंज, फिजिकल का इतना चेंज। फिर न्यू बॉर्न एक हुआ, प्राइस का चेंज और फिजिकल चेंज। ठीक है, ओके। जल्दी करें, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप ही चलते। तजर्बा हर दफ़ा उस्ताद को भी आता है ना। लास्ट टाइम मैंने इकट्ठा ही कराया था, पहले सारी वर्किंग की, फिर से तो बच्चों ने घर जाके जब किया तो अगले दिन कहा था हाँ अब ठीक है। तो मैंने तो ये समझा था कि ये तो कोई बात ना हुई कि बच्चे को अगले दिन कहना पड़ा, तो क्या किया जाए। तो फिर मैं सोचा आज के ऐसे करते हैं, इंशाल्लाह फिर ये साथ खुद ही कर लेंगे ना तो साथ ही समझ आ जाएगा। डन? जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, देख रहा हूं मैं। नकल नहीं करनी। कोई रह तो नहीं गया? थोड़े से आधे बच्चे हैं आज, तो कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी, शुरू करूं आगे। नेक्स्ट इज परचेज न्यू बॉर्न। जो ले लो, परचेज ले लो। पहले उसने परचेज का जिक्र किया था ना, तो परचेज। अब किस दिन परचेजा है? 1 जुलाई X1। इस दिन कितने साल इसकी उम्र है? ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? वक्त बदल लेना है, लेकिन एज नहीं बदलनी, ताकि जो भी चेंज हो वो प्राइस का हो। फिर आपने वक्त सेम रखना है। और अब 2.5 साल वाला जानवर 6 महीने गुजरने के बाद कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। और क्या एड्डी कड़ी है साइंस है बहुत औखी जी। तो 3 ईयर्स। अब इन डेट्स के ऊपर सवाल से वो रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यूज लेस कॉस्ट टू सेल निकालते चले जाएं। ठीक है जी। 2.5 साल वाला 1 जुलाई पर 108। अब 2.5 साल वाला ढूंढेंगे 31 दिसंबर 1 पे जाके 111। अब 2.5 साल वाला ही 6 महीने बाद जो 3 रुपए की वैल्यू बढ़ा गया, ये किस वजह से बढ़ा है?
उम्र तो नहीं बदली, ये महंगाई है। कितना? 3 क्या है? प्राइस। बताते रहा करो, मुझे तो नहीं पता होता, आपको पता है कि मुझे नहीं पता है। उसके बाद अब उम्र भी बढ़ाओ। अब 31 दिसंबर पे खड़े होके 3 साल वाले की, वो तो पहले ही हमने देखी थी, हाँ वो तो 120 ही है, यानी आपके 2 साल वाला भी ये एंड पे 3 साल का हो गया, और जो 2.5 साल वाला था वो भी ये एंड पे 3 साल का हो गया, और 3 साल वाले सारे जानवर जो आपके हैं उनकी 31 दिसंबर पर फेयर वैल्यू कॉस्ट क्या है? 120। जी फरमाएं। तो ये क्या है जी? 9 रुपए का फिजिकल चेंज। ऐसे ही किया, ये वर्किंग पहले कर लेना, ओके, और इस सवाल को दोबारा करना है घर जाके, सिर्फ इसी को ही करना है, ओके जी। अब परचेज किया है 1 एनिमल, और परचेज किया है जिस दिन, उस दिन कितने का था? 100, तो ये जनाब आ गया 108। अब इस परचेज वाले की प्राइस का चेंज कितना है? तो एक एनिमल है इंटू ₹3, ठीक है। उसके बाद आप आगे क्या कर रहे हो? उसके बाद इस परचेज वाले एक का जो फिजिकल चेंज है वो कितना है? 9 इंटू ₹9। मुश्किल या आसान? है आसान, अजीब सी चीज थी ना, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करके साथ साथ करवा रहा हूं आपसे जी। 9, और अब क्या रह गया? न्यू बॉर्न, तो जल्दी करो उसके लिए भी वर्किंग, जल्दी जल्दी जल्दी। अब 1 मिनट में कर लेना, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आप प्रैक्टिस आपको हो चुकी है, जल्दी करें, अब हाथ सीधा हो गया है। अब घर पे एक बार और करेंगे तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट बस आपका पक्का हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। जल्दी करें। अब यहाँ से देख लें, अगर मसला हो तो ऑनलाइन वाले अपनी किताब पे इधर नज़र रखें, फिजिकल वाले सवाल देख सकते हैं यहाँ से भी, वैसे किताबें भी हैं। कर लो ना यार, क्या इधर ही रखें, इधर ही। ये सवाल जल्दी से करें, अभी एक और सवाल भी कराना है, ज़्यादा फुल फ्लैश सवाल, ये कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा ना फिर वो। नहीं आज नहीं करेंगे, आज मैंने कहा एक को बनने लगाए ना, इसके MCQs होमवर्क में देने हैं ना। बिल्कुल इसको साइड पे लगा दें, ताकि फिर आते साथ ही पहला दिन IFRS 16 की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी। बच्चे कम हो गए ना, तो अब मैसेज में यही कहा और कह रहा हूँ बच्चों को कि मेहरबानी करके वेंसडे को जो घरों में लेक्चर सुनेंगे, वेंसडे को लाजमी इधर अवेलेबल होइएगा, क्योंकि वेंसडे को मेरा नहीं ख्याल कि मैं जब IS 41 ख़त्म हो गया तो सिर्फ IFRS 16 को लेके चलूँ, तो मैं 20 से 25 मिनट निकाल कर IS 21 की बुनियाद डाल दूँगा। फिर उसके बाद थर्सडे को भी हाफ लेक्चर होगा, फ्राइडे को फिर शायद उसका फुल, और सैटरडे को फुल करें, ठीक है जी। कोई बात नहीं, उनका लीज़ अभी ज़्यादा रहता है ना हमसे, उन्होंने लीज़ कम किया हुआ है, लीज़ को टोटे टोटे कर रहे हैं। उन्होंने इसलिए शुरू किया होगा ताकि लीज़ की इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो छुट्टियों की नज़र ना हो, फिर बाद में IS 21 ख़त्म करके वो फिर लीज़ कर रहे होंगे। IS 12 पे नहीं जाते वो हमसे पहले, इंशाल्लाह साथ के साथ ही। प्लान सिर्फ चेंज होता है जी। थोड़ा सा तो हम आगे चल ही रहे हैं मेरे हिसाब से, जो हमने बला को साइड पे लगाया ना, सिर्फ थ्योरी रह गई है। आपकी सोच है, कितने बच्चों ने IFRS 16 के MCQs वाला लेक्चर लिया हुआ है? 22B किस किसने नहीं लिया हुआ? मेरे हाथ देख लो, आज ही जाके लो। मैं अभी दोबारा आपको मैसेज करवाता हूँ। 22B था ना, 24B, ठीक है, 24B 24B जो बनाया था, उसमें पहले 40 मिनट में IFRS 16 के MCQs हैं, उसके बाद 1 घंटे में बड़ा अच्छा सवाल IS 38 का नोट का लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी रिकॉर्डिंग उससे भी पहले थी, वो कौन सा बी था?
वो 22B था। वो किस किस ने लिया हुआ? IS-38 के MCQ, वो जब छुट्टी हो गई थी शाम को आया था। ये कम है, तो 2 बार हाथ हैं इसके लिए तो। और इसका भी आपको लिंक आ जाएगा। वो टोटल मेरे ख्याल में 35 से 40 मिनट के दरमियान की रिकॉर्डिंग है। IS-38 के MCQs आपने कर भी लिए हैं, चाहे 2x पे सुने पर एक बार सुन लें। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि कोई ऐसे सोचने की चीज़ या एक्स्ट्रा चीज़ बंदा कह देता है जो आगे काम आ जाती है। सो आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा। अब देखो ना, संडे है, ट्यूसडे है, 2 छुट्टियां हैं, मंडे मैंने बीच में स्किप कर दिया, ठीक है। खुशी वाले खुशी मनाएंगे, दुख वाले दुख, बस इतना ही है सीए के अंदर। उससे आगे वी हैव टू मूव दिस सिलेबस। कुछ भी करें, वी हैव टू मूव ऑन, चलना पड़ता है। अगर रुकना है तो फिर छोड़ के कुछ और करें। IS-8 हैं, IFRS 16 लीज के MCQs ही हैं 24B में। तो जाहिर है वो जब करवाऊंगा तो उसमें तो शायद कुछ और भी कोई और पेंडिंग तो नहीं किया। IS-38 में ज़्यादा हुए होंगे कंसोलिडेशन वाले जो आ रहे होंगे, ठीक है। तो जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है, मैं नोट करके रखता हूँ। ऐसे नहीं, मैं भी वो लेक्चर सुन के अपलोड किया था, नहीं तो वो करवाने से पहले सुनूंगा, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि आपने क्या सुना हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा है तो सुनाना है। जी न्यू बॉर्न सर गल्ला ही करी गए ने ते सानू कह रहे ना हो गया ना। वैसे न्यू बॉर्न के लिए उसी तरह से कब आया ये मेहमान? 0 साल का, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन कितने साल का हो गया था? 0 साल का, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर पर बाज़ार में जाकर देखें कि एक न्यू बॉर्न की क्या वैल्यू है, तो महंगाई का असर होगा। और फिर 31 दिसंबर पर ही 0.5 साल, ठीक है। अब 1 जनवरी पर न्यू बॉर्न की फेयर वैल्यू क्या है? 70। वैसे शायद यहाँ पे भी लिखी हुई थी, यहाँ नहीं लिखी। अच्छा, वो परचेज वाले की लिखी हुई थी, दूसरे की नहीं। खैर कोई मसला नहीं। कितनी जी? 70। अब 31 दिसंबर पे जाके हमने मंडी में देखा कोई न्यू बॉर्न नज़र आ रहा हो तो उनसे पूछें कितने का बेचोगे, ताकि हमें पता लगे महंगाई कितनी हुई है। 6 महीने पहले हमारे न्यू बॉर्न 70 का बिकता था, तो आज वो 80 का हो चुका है। 10 रुपये। आई एम सॉरी, 0.5 आ गया। किधर गया न्यू बॉर्न? ऊपर है थोड़ा सा। ओके 72। तो 72 में 2 रुपीज़ क्या है? महंगाई जी। और 31 दिसंबर पर 6 महीने वाला 80 का हो गया। तो हमारी भी मेहनतें हैं जी। 8 रुपीज़ क्या हैं? इजी कर, ऐसे ही वर्किंग कर देनी बस आपने छोटी सी, ठीक है। अब न्यू बॉर्न 0 ईयर्स वाला एक है पर नेक है, 70 रुपये। हाँ तो इसीलिए तो। अच्छा नेक्स्ट, इसके अंदर न्यू बॉर्न के अंदर प्राइस चेंज 2 रुपये का है, और न्यू बॉर्न के अंदर फिजिकल चेंज 8 रुपये का है, ₹8। जरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है जी। 8 आ गया। तो कोई मसला? यहां तक कोई मसला? अब करना क्या है? करना सिर्फ ये होगा कि इसका टोटल कर लेंगे। ओके, कितना आता है? 55, ठीक है। और उसके बाद इधर एक और लाइन छोड़ी हुई है ना ऊपर। अच्छा, इसका टोटल कर लेते, लेकिन एक मशवरा दिया स्टैंडर्ड ने। स्टैंडर्ड ने एक मशवरा दिया, असल में मशवरा नहीं, स्टैंडर्ड की ना इस एग्जांपल क्योंकि स्टैंडर्ड की है तो इसमें स्टैंडर्ड का जो अपना सोल्यूशन है ये चीज़ उसमें हमने देखी। तो उसके बाद हमने भी ये बच्चों को करवा दिया था, ठीक है। और मुनासिब भी लग रही थी बात। वो क्या कि मेरे हिसाब से भी ये मुनासिब बात है कि आपने जब ये न्यू बॉर्न आया तो आपके बिजनेस से कोई आउटफ्लो तो हुआ नहीं है एक तरह से। तो देखा जाए तो ये बायोलॉजिकल एसिड्स में एक फिजिकल चेंज ही तो हुआ है। जैसे ये फिजिकल चेंज क्या होता है, आपके बायोलॉजिकल एसिड ने बढ़ के वैल्यू इंक्रीज की, ऐसे ही न्यू बॉर्न भी आपके बायोलॉजिकल एसिड में फिजिकल चेंज ही तो था। उसके पैसे तो नहीं दिए, आप फिजिकल चेंज के लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं,
जानवर को, लेकिन उसकी पेमेंट तो किसी को नहीं कर रहे होते ना, उस तरह से बकरी को नहीं पेमेंट कर रहे, चल फल फूल। तो जैसे फिजिकल चेंज ये सारे हैं, ऐसे ही ये भी तो बिजनेस में एक तरह का फिजिकल चेंज है। तो स्टैंडर्ड ने अपनी एग्जाम्पल के सोल्यूशन के अंदर इसको यहां की बजाय जस्ट यहां पर प्रेजेंट किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। और इसमें कोई ऐसा मसला भी नहीं है, अगर किसी ने ऊपर ही लिख लिया हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड के सोल्यूशन में इस तरह से है, स्टैंडर्ड समझता है कि ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज ही है, तो ऊपर से उसको गायब कर दें, आप इधर लिख लें। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, न्यू बॉर्न ही है, लेकिन इसका आना भी फिजिकल चेंज है। एक जो आया है और आते साथ ही कितने का है, 70 का, तो ये 70 इधर आए। आंसर में फर्क नहीं पड़ना, जस्ट प्रेजेंटेशन का फर्क है, ठीक है। तो अगर कोई इसको भूल भी जाए तो इसीलिए मैंने इसको एंड पे रखा। मैंने कहा ऐसे ना हो कि बच्चा इससे परेशान हो, बड़ा स्मूथली आपका काम चलता आया ना, एंड पे छोटी सी बात थी जो कि इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर स्टिल कोई भूल जाता है तो कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मुनासिब वैसे यही लगता है कि ये भी फिजिकल चेंज ही है हमारे बायोलॉजिकल एसिड्स में, ठीक है। ये पैसे देकर खरीदा, ये पहले से पढ़े थे, ये पैसे देकर खरीदा, ये जानवर पैसे देकर खरीदा, और ये तो जस्ट आ गया, तो ये फिजिकल चेंज में लिखना ज़्यादा बेहतर है, ओके। हाँ जी, टोटल 2 नहीं, ये 237 237। अब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 1400, तो दोनों का गेन मिलाकर कितना बनता है, ये 292 जो है, ये 292 की आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। एंट्रीज में कुछ नहीं करना, एंट्रीज आज भी वही हैं, ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं, परचेज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रिकॉर्ड करना है, एंट्री होगी बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल से कैश आउटफ्लो एक्चुअल आउटफ्लो क्रेडिट, और बैलेंसिंग गेन लॉस। फिर न्यू बॉर्न की एंट्री आज भी वही है, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट 70 से और पीएनएल क्रेडिट। फिर ईयर एंड पर ही ये निकाला है गेन लॉस, लेकिन इसकी कोई 6 एंट्रियां नहीं करने बैठ जाना। एंट्रीज कैसे करोगे, बल्कि इसको आपने इधर नहीं लिखा तो इसको भी इधर ही लिख लो, गेन लॉस ही है ना, बायोलॉजिकल एसिड ही बढ़ना है ना। इसकी एंट्री क्या है, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट पीएनएल क्रेडिट, और इस सारे को इकट्ठा करके एंट्री करें तो उसकी एंट्री भी क्या है, बायोलॉजिकल। तो इसलिए जब इसको इधर डाल देंगे तो वो न्यू बॉर्न वाली एंट्री भी इसी के अंदर कवर हो जाएगी, यानी आपकी एंट्रीज बनेगी परचेज की और गेन लॉस की, और बस कहानी खत्म। और ठीक है, सही है। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री हमेशा इकट्ठी करनी, याद रखना, ठीक है। अच्छा, पुराने तरीके से हम चलते, ये अलग अलग ना करना होता तो यही क्लोजिंग हम निकालते ऐसे। क्लोजिंग हम कैसे निकालते जी, हम कहते जी हमारे पास 10 एनिमल जमा 1, 11 एनिमल ऐसे हैं जो 3 साल के हो गए हैं, और 3 साल वाले एक एनिमल की कीमत 31 दिसंबर पर कितनी है, 120। और हमारे पास एक अदद न्यूबॉर्न भी है जो कि 6 महीने का हो चुका है। अब ये 3 साल वाले हो चुके ना, और ये 1 जो है ये क्या है, ये 0.5 ईयर्स वाला, 6 मंथ वाला, इसकी कीमत क्या है, तुस्सी। आंसर बताओ टोटल एक ही बार, इससे अलावा हो ही नहीं सकता था। ये पुराना तरीका था, ये पहले निकालते थे और हम यूं करते होते थे, ओपनिंग पहले से ही गिवन था, नहीं गिवन नहीं था, चलो निकाल लो कोई बात नहीं। ओपनिंग 10 एनिमल थे और हर एक 1 जनवरी पर था 100 का, तो कितना है जी, 1000। उसके बाद हमने परचेज किया एक एनिमल, कितने का, 108 का, 108 ही था ना, ये कितना बन गया, 108। एक नवा भारू आया, नवा मेहमान आया, तो न्यू बॉर्न भी एक था, और जिस दिन पैदा हो उसी दिन 70 रुपए का था, ये 70। और बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस निकाला करते थे, याद है, बताओ जी क्या है बैलेंसिंग। मैं पहले ही लिख रहा हूं, आप बेशक निकालते रहें, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, जस्ट निकालें, फिर भी हो सकता है गड़बड़ होगी, मैं देख लूंगा फिर। हैं, गड़बड़ क्यों हुई फिर, देखो कहां पे गलती की हैं, कहां 2 दफा लिखा है, नहीं 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 नहीं, देखें ये मैंने यहां से काट दिया है, हाँ अब ये मसला थोड़ा सा है, इसको फिर आपने न्यू बॉर्न को 70, तो फिर सिर्फ नहीं, तो सिर्फ गेन आ रहा है ना,
देखो आप मेरी बात ध्यान से देखो, न्यू बॉर्न का ये 70 ये इधर पड़ा है, ठीक है, और न्यू बॉर्न का 2 जमा 8 यानी 10 वो यहां पे पड़ा है। ये तो फर्क नहीं होना चाहिए, कुछ और मसला है, चेक करो। नहीं, ये तो 222R है, तो फिर ये क्यों माइनस करेंगे? अच्छा, ये कह रहे हैं, ठीक है, अब समझ आ गई वैसे बाय द वे। चले, तो ये क्लोजिंग अगर वो कहेगा कि जस्ट रेकंसिलिएशन बनाओ या गेन लॉस निकालो, तो फिर आपने इस मुसीबत में नहीं पड़ना। कितनी जल्दी इतना बड़ा सवाल कर लिया आपने, ठीक है। लेकिन प्राइस और फिजिकल का नाम लेकर कह दे तो करना यही काम है, ओके, ठीक है। वो सही फरमा रहे हैं आप कि वहां पे गेन लॉस के अंदर आ रहे हैं ना फिगर, तो यहाँ पे वो 70 अलग है, ये दोनों मिलकर असल में बन रहे हैं, ये दोनों मिलकर 292 बनते हैं, ठीक है, ओके। ज़्यादा अच्छी वैसे ये वाली फनकारी, लेकिन इसमें मुसीबत ज़्यादा पड़ती है, ओके, और सही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, बस हमने क्या किया, थोड़ा सा जो हमें लगा मसले वाली बात वो क्या थी, हाँ ये इधर ना लिखते ना तो फिर हमारा काम सही हो जाना था उसी तरह से, ठीक है, ओके या सोखे। मैं तो कहता हूं आज आपको पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स भी दिखाऊं, तो पीएनएल में क्या जाएगा इस सवाल में से 31 दिसंबर X1 पे, बोलें जी, फेयर वैल्यू चेंज, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू चेंज कहते हैं, ताकि जनरल बात हो जाए, गेन हो या लॉस हो आप बस चेंज ही लिखें, पॉजिटिव होगा तो गेन है, नेगेटिव होगा तो लॉस है। तो फेयर वैल्यू चेंज कितना आया 292 इसके हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद और अल्टीमेटली वो भी गेन में ही जाता है, एंट्री उसकी भी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट पीएनएल ही क्रेडिट होती है ना। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आपका 31 दिसंबर X1 में आपका जहां पे नॉन करंट एसेट्स में आपका आया करता था पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 38 वाला इंटेंजिबल, वहीं पर आपके आया करते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स, हाँ राइट ऑफ यूज भी, बायोलॉजिकल एसेट्स 1400 क्लोजिंग, ठीक है। तो अब 4 नॉन करंट एसेट्स आपने पढ़ लिए हैं स्टैंडर्ड्स समेत, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, हाँ तरतीब से चल रहे हैं आप FAR1 की, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर इंटेंजिबल एसेट्स, फिर राइट ऑफ यूज, और अब बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब एक और सवाल आपको होमवर्क में दिया था, ये नहीं दिया था, एक और दिया था, वो याद है? जल्दी से कर लें, खतरनाक था ना वो, कौन सा था? हाँ ज़बरदस्त सवाल था ये, इसकी एंट्रीज रिक्वायर्ड थी, चलो पहले मैं वही कर एंट्रीज यहीं कर लेता हूँ ना, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स वगैरह बना लेंगे, बल्कि एक्सट्रैक्ट्स भी यहीं पे बनाते हैं ताकि कल को डिस्क्लोजर्स में काम आ जाए, डिस्क्लोजर्स तो पढ़ेंगे ना फिर किसी वक्त, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरा दिल है, कोई दिल नहीं है, यही पढ़ो, करते हैं जल्दी से। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रेकंसिलिएशन, ये वही जो हम वर्किंग करते हैं एंड पर। रेकंसिलिएशन इसीलिए लिखना शुरू कर दिया था 2 दिन पहले से ही, ताकि वो रिक्वायरमेंट कभी मांग ले तो पता हो रेकंसिलिएशन क्या है, ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफ़र, जिसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं, परचेज कर जाते हैं, कोई न्यू बॉर्न आ जाता है, कोई फेयर वैल्यू गेन चेंज आ जाता है, और क्लोजिंग तक। तो ये रेकंसिलिएशन है, वो हम वर्किंग ही कर रहे थे। तो 1-2 दिन पहले दिन वर्किंग लिखा था, फिर मैंने रेकंसिलिएशन लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। आज भी देख लो वही लिखा हुआ है, कल भी यही लिखा था, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एंट्रीज करवाता हूँ क्योंकि डिफरेंट सवाल है, यानी डिफरेंट नहीं मतलब नई चीज़ें हैं। आपने चारा भी ख़रीदा है, उसमें से कुछ बचा हुआ भी है, आपने प्रोड्यूस भी बनाई है, आपने एसिड ख़रीदा भी और बेचा भी है, कुछ ज़रा अच्छे लेवल का सवाल था, चीज़ें ज़्यादा थी, ठीक है। अच्छा, अब तो फिलहाल सबसे पहले जनरल एंट्रीज कर रहे हैं। खालिश डेयरी लिमिटेड इज ऑपरेटिंग अ डेयरी फार्म, इट ओन्स बायोलॉजिकल एसिड्स कंसिस्टिंग ऑफ 40 बुफेलोज, विच बुफेलोज होता है ना, अच्छा बफलोज होता है, which produce milk and कटास being raised to नहीं calves being raised to produce milk in future। कटा तो गोश्त के भाव बिकता है, ये कटियाँ होंगी,
फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एट यकम जुलाई 16, ये ओपनिंग ट्रायल है, ठीक है। तो भाई ओपनिंग की तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। असल में ना उसने हमसे कहा है बैलेंस शीट बनाओ, तो थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा, डेटा मुकम्मल होगा, जिस चीज़ में चेंज है तो ओपनिंग गिवन होगा, ड्यूरिंग द ईयर प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट करके क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। लेकिन वो सब कुछ प्लस माइनस पहले एंट्रीज में करेंगे तो समझ आ जाएगा, तो फिर करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहरहाल इनके पास डेयरी लाइव स्टॉक पड़ा है, मेच्योर भी इमेच्योर भी इकट्ठा रखा हुआ है इन्होंने। डेयरी लाइव स्टॉक मतलब दूध देने वाले जानवर, फिर पीपीई भी है, फिर कैश एंड बैंक भी है, ओपनिंग गिवन है, गुड। फिर शेयर कैपिटल है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स है, ओके। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2017। अब इन ट्रांजैक्शंस का ये ऐसे जैसे वो इंट्रो में नहीं सवाल हुआ करते थे बेसिक्स के अंदर, ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 2-4 और नीचे ट्रांजैक्शन, वैसे ही सवाल है। लेकिन ये स्टैंडर्ड ही ऐसा ही है ना आपके लिए, आप इस स्टैंडर्ड में ऐसे ही है जैसे आपका इंट्रो चल रहा है जी। अकाउंटिंग में ज़िंदगी में कभी ऐसी बात तो आपने सोची भी नहीं होगी, शुरू में आए होंगे कि इन जानदारों के ऊपर भी कोई स्टैंडर्ड होगा हमारी अकाउंटिंग में, बट है। फॉलोइंग और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों का, आवाम का, इंडस्ट्री, बड़े बड़े जाइंट्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का रुख इस तरफ होने शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसको सीख लेना अच्छा है। आप हो सकता है इसी जैसी किसी कंपनी के अंदर बैठे हों जो, अच्छा मसला ये है ना कि सिर्फ IAS 41 तो नहीं ना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो इनका भी होता है, तो IAS 16 भी आपने पढ़ना है। लीज पे तो ये भी एसेट्स लेते हैं आप, अगर गाय भैंस नहीं भी लीज पे मिलती है आपके मुल्क में, लेकिन बाकी चीज़ें तो उस बिजनेस में मिल ही रही है ना लीज पे। IFRS 16 भी होगा, IFRS 8 भी होगा, जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखी हुई हैं आपके लिए। काकूजी PLC नाम है उसका, कीनिया की कंपनी जिसने IAS 41 एग्रीकल्चर लगाया हुआ है, तो उन्होंने उसमें बाकी सारे स्टैंडर्ड लगाए हैं। उनकी सेगमेंट रिपोर्टिंग की ज़रूरत थी, उन्होंने सेगमेंट रिपोर्टिंग की हुई है IFRS 8। तो सारे स्टैंडर्ड भी आपने पढ़ने हैं, लेकिन ये भी पढ़ना है फार्म जो आपका होगा ना, जो मेन काम है, वो मेन काम तो आपका इसी स्टैंडर्ड के तहत चल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए जी एंट्रीज करते हैं। द कंपनी प्रोड्यूस्ड 47,450 लीटर्स ऑफ मिल्क विद फेयर वैल्यू ऑफ 70 पर लीटर। द कॉस्ट टू सेल वॉज, अच्छा ये टोटल दे दी उसने, ठीक है। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू टोटल निकाल के उसमें से टोटल ही माइनस कर देंगे, ठीक है। ना को पागल इतना पहले इनू पर लीटर कर लेने हैं, फिर पर लीटर ऐड कर लेने हैं, फिर टोटल उदो कर लेने हैं, नहीं ज़्यादा आसान नहीं है ये, ठीक है। अच्छा चलो ये एंट्री कर लें पहले। अब वैसे तो आपका दिल बड़ा करता है कि आप स्किप कर लें, आपका बड़ा दिल अब करने लगे कि हम डायरेक्ट एंट्री किया करें, इन्वेंट्री डेबिट P&L क्रेडिट, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि आप ऐसे ना किया करें, आप 2 एंट्रीज किया करें। यही तो कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का, जो बारीक सा कॉन्सेप्ट फंसा देता है, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री पार्ट, लोगों ने पहले ए करना होता है, असं D पहले कर रहे हैं। तो आप पर्चे में तरतीब बदल सकते हैं क्वेश्चन की, वो मसला नहीं है, ठीक है। पर्चे में भी ऐसा कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज। ओके, तो डेट शेट कोई नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ तो बस लगे जाओ। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट्स, एग्री प्रोड्यूस लिख दूँ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कौन सी है आपकी, मिल्क। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट और P&L क्रेडिट। अब फिगर थोड़ी सी लेंथी है, यहाँ ब्रैकेट में वर्किंग नहीं होनी, नीचे ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। कितने लीटर हैं, 47450 लीटर्स हैं, और पर लीटर रेट क्या है, ₹70। अब ये तो आ गया, लीटर भी छो पता है तो इंटू 70। अब ये जो भी आंसर आया है, ये टोटल फेयर वैल्यू आ गई है, इसमें से माइनस कर दो कट्ठी कॉस्ट टू सेल, कितनी गिवन थी, 4,74,500 माइनस 474, ठीक है जी। लेकिन अब एंट्रीज जो है ना वो रुपीज़ इन थाउजेंड्स में कर लेते हैं, ओके जी। 2847 ओनली 28 भाईजान 28 ਲੱਖ ਦਾ है दुध, 28 ਲੱਖ ਦਾ सिर्फ दुध कट लिया सी। हाले होर भी काम साढ़े हैं ने, क्योंकि और भी कुछ थे ना जानवर, नहीं सिर्फ यही करते हैं, बफलोज ही हैं बस। चलें, बकरे बुकरे भी रख लेते साथ, मछलियों का फार्म भी लगा लेते। बड़े मज़े के काम है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। आपने अगर बकरियां रखी हैं, उनकी वेस्ट मुर्गियों की खुराक है,
जेन्युइन बात कर रहा हूँ, आप सर्च करें। ऑर्गेनिक खुराक है, आप कोई बड़ी नेमत मुर्गियों को डालेंगे, वो छोड़ के तो वो दूसरी तरफ कीड़ा एक खाते हैं, वो पैदा होता है वो। अच्छा, मुर्गियों की जो वेस्ट है वो मछलियों की खुराक है, अल्लाह का निज़ाम है ना। आपका तो खर्चा भी कोई नहीं है, सिर्फ बकरियों को खिलाई जाओ, बाकी खुद ही खाई जाएंगे। कमाल यार, आना कभी मशवरा लेने तो बताऊंगा। अच्छा जी, फीस भी नहीं लूँगा। मैं तो पेंडू आदमी हूँ यार, वैसे ही मुझे वैसे ही पसंद है यार ये चीज़ें सारी। रहा शहर में हूँ ना इसलिए। अच्छा, जो शहर में नहीं रहते ना वो पेंडू भी नहीं होते, मतलब जो पिंड में रहते होते हैं ना उनको चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना। हमारी सारी ज़िंदगी बाहर गुजर जाती है ना, तो फिर मैं ज़्यादा उन चीज़ों से प्यार होता है। उत्ते एवं टुर जाए ना बंदा तो कुछ दिन बाद कहना यार कितने आ गए यार, है ना। ऐसे होता है ना, इंसान की नेचर ऐसी है सर। जिस हाल में है ना वो खुश नहीं। इन्वेंट्री डेबिट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस हाल में रहें खुश रहें, शुक्र करते रहें। एक तो ज़िंदगी सुकून में रहेगी और दूसरा अल्लाह शुक्र पर नेमत भी बढ़ा देंगे। एग्री प्रोड्यूस मिल्क जी, क्रेडिट एज इट इज़ उठाकर, तो ये आप अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप कभी भी अवॉइड ना कीजिएगा इसको, ठीक है। ये एग्री प्रोड्यूस आप ना लिखें, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर आपका नहीं रहेगा, वो मारा जाएगा। आगे बढ़ें जी। 1 गया, 2 गया। एज द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड वॉज नहीं, हाँ, एज द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इट वॉज सोल्ड फॉर कैश आफ्टर इनकरिंग कॉस्ट टू सेल। अब कितने का बेचा भाई, यही फेयर वैल्यू, इसी पे बिकना था। कॉस्ट टू सेल कितनी है? ओह अच्छा, मतलब ये बिक गया। तो फिर आपने 2 एंट्रीज करनी है, आप कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब दोबारा क्यों गेन बुक करना? गेन तो होता है सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ना, तो सेल भी इतनी, कॉस्ट ऑफ सेल भी इतनी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ये इन्वेंट्री किसकी थी? मिल्क की। फ्रिज से निकालो और बेच दो भाई। 70 रुपये किलो गोश्त नहीं है, दूध, बल्कि दूध भी अब तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया है। चलो मैं अपने सवाल की बात, 70 रुपये किलो अगर दूध है तो 70 रुपये किलो ही बेचना है ना। तो वो सारा गेन आप, क्योंकि 0 रुपया खर्च हुआ, बाकी खर्चे तो चल रहे होते हैं, लेकिन वो दूध बनाया नहीं आपने, वो अल्लाह ने बनाया, वो अल्लाह के खजानों से आया। अब तजर्बे के तौर पे गाय भैंस को दूध निकालने से पहले उसका वज़न कर लो, और दूध निकाल के 10 किलो 12 किलो 15 किलो बड़े बड़े ज़्यादा दूध देने वाली होती हैं जानवर होते हैं, फिर वज़न कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं वैसे कह रहा हूँ, अल्लाह के खजानों से आता है, ऐसा निज़ाम है अल्लाह का। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट जी। कहते होंगे यार ये क्या करता रहता है बातें, हम तो सीए करने आए थे, ये हमें गुजर बनाने पे तुला हुआ। और पढ़ा लिखा गुजर भी बहुत कमाल होता है, ऐसे ऐसे काम करता है। बाकी तो नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में होता है जी बेटा। अब देखो, एक बार आपने ऑलरेडी ये पीएनएल में गेन रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चीज़ें सारी प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। आपको सेल भी लिखनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखनी पड़ेगी, पर वहाँ से तो नेट ज़ीरो हो गया है। तो पीएनएल में कहाँ पे गेन आएगा? उसी सेल के नीचे एक जुमला लिखा, 2 लिखे थे बल्कि, मैंने लिखा था सेल्स, उसके बाद लिखा था जिसने एक्सट्रैक्ट बनाए थे, क्या लिखा था? सेल के बाद क्या लिखा था? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैंने लिखा था फेयर वैल्यू गेन लिखा था ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और तीसरा लिखा था फेयर वैल्यू गेन ड्यू टू चेंज, या वो गेन लॉस जो ईयर एंड पे निकालते हैं। तो ये 3 चीज़ें गेन में आ रही होती, सेल भी होगी, गेन भी होगा। सेल को कैंसिल कर देगी नीचे से कॉस्ट ऑफ सेल, तो वो गेन आपका प्रॉफिट में चला जाएगा। ऐसे हुआ था 2-3 दिन पे, 2 दिन कल या परसों ये एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे। अच्छा जी, विक गया जी, विक गया जी। ओके ओके, नया लाइफ स्टॉक खरीदा, कुछ भैंसें और खरीद लाए, 41,000 इन कैश। हाँ जी, एंट्री वेरी सिंपल, सीधा सीधा सवाल है। असल में इसने ज़्यादा डेटा में नहीं घुमाया, ज़्यादा ये एंट्री सिखाने की तरफ गया इसमें ना। तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट। BA क्या है जी? बैचलर इन आर्ट्स नहीं, हमारे इस स्टैंडर्ड में BA क्या है? बायोलॉजिकल एसिड जी। 41 ओनली, क्योंकि 1000 में कर रहे हैं ना सवाल। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट है देखो ना, अगर आपकी 11 लाख 1000 में ही होगा ना, ये भी ऊपर लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ है, ये साइड पे चला गया। तो 11 लाख 11.5 लाख की अगर टोटल भैंसें खड़ी हैं, तो 41,000 की तो फिर आपने कुछ छोटा सा कोई हमें
जानवर ही लिया होगा, आजकल तो बहुत महंगी होगी। अच्छा, कटाकटी। ऑन 2 जुलाई लाइव स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख इन कैश। अच्छा, अब इसने थोड़ा सा मसला किया, ये प्रॉपर नहीं था, ठीक है, 2 लाख इन। अब डिस्पोजल की एंट्री क्या होती थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, वो तो इसका होगा नहीं अनलेस कि ये लामा है। और लामे के किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने उसको ट्रीटमेंट करके भी दिखाया था, अक्यूमुलेशन डेबिट कर देना, कैश क्रेडिट कर देना, एसेट क्रेडिट कर देना, और अगर कोई पैसे आए हैं पीपी की तरह से तो हलाल कर लिया है, गोश्त बेच लिया है तो ठीक है, और अगर हराम ही हो गया है तो फिर तो कुछ नहीं, फेंकना ही है, तो सिफर कैश, सारा लॉस। लेकिन वो तो तब है जब कॉस्ट मॉडल पे कॉस्ट पर पड़ा हो, जो कि नहीं इजाज़त देता ये स्टैंडर्ड। ये कहता है भाई प्रिजम्पशन तो यही है कि फेयर वैल्यू होती है बायोलॉजिकल, इसलिए आप वही रूल रखें जहन में कि डिस्पोजल की एंट्री क्या होगी, एक्यूमुलेशन नहीं होती। अगर कॉस्ट पे वाला आ जाए तो लिख लेना, वो तो पीपी जो है उसका तो पता है। बायोलॉजिकल एसेट जो है ना, बायोलॉजिकल एसेट में एक्यूमुलेशन नहीं होती, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट और बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। अब ये अगर ये 100 वाला बायोलॉजिकल एसेट आज आपका 120 का बिका है तो मतलब आपको 20 रुपये का गेन आ गया, और अगर ये 100 वाला 100 का ही बिका है तो कोई गेन नहीं, 100 वाला 90 का बिका है तो लॉस आ गया। इंशाल्लाह देखते हैं पार्ट 2 के अंदर।